प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है हिंदी के इस प्रैक्टिस सेट में। और यह सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए डिजाइन की गई है, जिसमें यूपीएसआई, एसएससी, यूपी पुलिस, कांस्टेबल, जीडी, लेखपाल, तमाम प्रकार की और अन्य भी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए इस प्रैक्टिस सेट को हम लोग डिजाइन किए हैं, जिसमें मुख्य विषय हिंदी व्याकरण, गद्यांश, लेखक व रचनाएं, सारी हिंदी व्याकरण से जुड़ी सभी चीज़ इसमें इन्वॉल्व होगी। ठीक। और हम लोग जैसे अब हम कहें कि यूट्यूब पे तो बहुत सारी क्लासेस चल रही हैं, फिर हमें इसकी क्या ज़रूरत है। तो साथियों, अब बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ पे तैयारी करते हैं एसएससी जीडी की, और बीच में तब तक आ जाती है यूपी कांस्टेबल, तो फिर हमें उसकी क्लास लेनी पड़ती है। फिर दो दो चार चार क्लास अगर हम हिंदी की ही लें तो फिर हम और भी सारे सब्जेक्ट को कैसे ध्यान में रख सकते हैं। तो यही सब देखते हुए हम इस प्रैक्टिस सेट को डिजाइन किए हैं। और आप लोग जहाँ कहीं से भी तैयारी कर रहे हैं, आप अपने अपने तैयारी को और भी अच्छे तरीके से यहाँ पे रिवीजन कर सकते हैं। और फिर इसके बाद चलिए, तो फिर यहाँ पे टॉप 40 प्रश्न रोज आप लोगों के लिए हम डेली लेकर आएंगे, और वो भी ट्रिक के साथ। और यह रोज 10 बजे शुरू रहने होने वाली है, लाइव चलेगी। ठीक। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्लास को। यहाँ पे दिया है कि ह ध्वनि किस वर्ग की है। यहाँ पे जैसे है तालव्य, कंठ्य, ओष्ठ्य, मूर्धन्य। तो यहाँ पे बताइए ह ध्वनि किस वर्ग की है। तो ह ध्वनि की बात करें तो यह कंठ्य वर्ग की हो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंठ्य। यह कंठ क वर्ग, जो क वर्ग होता है ना, वहाँ पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, क वर्ग हो जाएगा। ठीक। यहाँ पे क वर्ग में जैसे कौन कौन से आते हैं, क हो गया, ख, ग, घ, अंग, फिर ओ आ गया, आ गया, फिर ह और अह। यह चारों भी इसमें होते हैं। अब रही बात इसकी तालव्य की, तालव्य कौन सा हो जाएगा, तो तालव्य में च, छ, ज, झ इत्यादि शब्द आ गए। फिर ई, य, स, शरीफा स होता है ना, वो स। और ओष्ठ में कौन सा होगा, तो ओष्ठ में हो जाएगा प, फ, प वर्ग के सारे, और उ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ दोनों रहेंगे। ठीक। फिर बात करते हैं मूर्धन्य की। मूर्धन्य में कौन से आते हैं, तो ट, ठ, ड, फिर ढ, ड़, और दो दो कौन से होते हैं, दो उच्छिष्ट होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, ड़ और ढ़, ये दोनों होते हैं। और इसमें तीन और अन्य भी होते हैं, कौन कौन से, तो री हो जाता है, फिर र होता है, और षटकोट स हो जाता है। ठीक। और फिर एक बच गया हम लोगों का दंत। तो दंत वर्ग में कौन से आते हैं, तो त, थ, त वर्ग के सारे आते हैं, जैसे त, थ, द, ध, ध, न। और तीन ठो आते हैं, कौन से, ल, स और ज। ठीक। तो यहाँ पे हमारा कंठ है, बिल्कुल सही जवाब रहने वाला है। आगे देखते हैं, यहाँ पे क से छ तक के वर्ड क्या कहलाते हैं, स्वर, व्यंजन, उष्म व्यंजन या अयोगवाह। तो क से छ तक के वर्ड यहाँ पे क्या कहलाएंगे मेरे भाई, यहाँ पे व्यंजन कहलाएंगे। यहाँ पे व्यंजन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब बात करते हैं स्वर की। स्वर कौन से होते हैं, तो स्वर होते हैं अ से औ तक के सारे वर्ड क्या होते हैं, ये स्वर होते हैं। अब आप बात करोगे कि अंग और अह क्यों नहीं बताएं, तो अंग और अह मेरे भाई यहाँ पे अयोगवाह हो जाता है। और अंग और अह अयोगवाह होते हैं, जिसमें अंग अनुस्वार और अह विसर्ग होता है। और यहीं पे उसमें व्यंजन की बात की जाए तो उसमें व्यंजन में कौन से चार वर्ड होते हैं, कौन कौन से, तो यहाँ पे हो जाएगा तीनों स हो जाएंगे और एक ह हो जाएगा। और उसमें व्यंजन कहते किसे हैं, तो उसमें व्यंजन, अगर हम इन वर्ड जिन वर्डों को बोलते समय मुख से गर्म हवा निकलती है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, उन्हें हम लोग उष्म व्यंजन। नाम से ही देखिए पता चल रहा है कि यहाँ पे उष्म, उष्म मतलब क्या होता है, गर्म। तो जो जो वर्ड को हम बोलने में गर्म हवा निकलती है, उसे हम लोग उसमें व्यंजन कहते हैं। अयोगवाह, अयोगवाह अभी हम बात किए हैं कि अंग और अ ये क्या होते हैं, अयोगवाह हो जाते हैं। फिर चलिए अगला हम लोग प्रश्न क्या दिया है कि कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप है, कवित्री, कविका, कविनी या कविता। तो स्त्रीलिंग हो जाएगा कवित्री का, यहाँ अरे कवि का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कवित्री। कवित्री हमारा सही जवाब है। ठीक। फिर आगे देखिए अगला प्रश्न, वह घर से बाहर गया में कौन सा कारक है, अपादान, कर्म, कर्ता, अधिकरण। साथियों, मैं
उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। और फिर अगर अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। यहाँ पे जैसे दिया है, वह घर से बाहर गया। अब देखिए ये कारक कारक तो आप लोग पढ़े ही होंगे। तो यहाँ पे जैसे अपादान, अपादान में क्या होता है, अगर कोई चीज़ किसी चीज़ से दूर हो रही है या अलग हो रही है, जैसे हम कहते हैं कि राम दिल्ली से आ रहा है, तो वहाँ पे दिल्ली से अलग हो रहा है, तो वहाँ पे अलगाव की स्थिति जब भी आएगी वहाँ पे क्या हो जाएगा, अपादान। बात करते हैं इसकी कर्म की, तो कर्म हो जाएगा कि अगर जैसे कर्म की बात की जाए तो जहाँ कर्म की प्रधानता होती है, और जैसे कर्म, जैसे अगर हम कोई काम कर रहे हैं, जैसे कि राम खाना खा रहा है, तो क्या खाना, जैसे वहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर जहाँ पे कर्म होगा वहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्म कारक। और कर्ता, कर्ता की बात करें तो कर्ता अगर कार्य को करने वाला, ठीक, जो कार्य करने वाला होता है वह क्या हो जाता है, वह कर्ता हो जाता है। फिर चलिए हम लोग इसकी बात करते हैं अधिकरण की। तो अधिकरण में जहाँ कार्य करने की स्थिति, जहाँ पे स्थान, उसका स्थान का बोध हो, वहाँ पे क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होने वाला है अपादान कारक। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे दिया है कि मनोदशा का संधि विच्छेद कौन सा है। मनोदशा, मनःदशा या मनःदशा, या इनमें से कोई नहीं। आप लोग बताइए कि यह कौन सी संधि है, फिर उसके बाद संधि विच्छेद बताइए। तो यह हो जाएगी विसर्ग संधि, यहाँ पे विसर्ग संधि हो जाएगी। और क्या मनोदशा, ये बिल्कुल गलत। मनःदशा, मनःदशा ये भी गलत। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, मनःधन दशा, और यह मिलके बन जाता है मनोदशा। अब जो भी मेरे भाई अगर संधि विच्छेद नहीं पढ़े रहेंगे वह सोचेंगे कि मनःदशा कैसे होगा, लेकिन भाई यहाँ पे यही सही जवाब रहने वाला है। चलिए आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है। पानी, अग्नि, आग, हवा। पानी, देखिए पानी भी तद्भव है, ये भी तद्भव है। फिर आग, ये भी तद्भव है। हवा, ये भी तद्भव है। हमारा सही राइट आंसर है क्या है, अग्नि हो जाएगा। फिर चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रिय प्रवास किसकी रचना है। जयशंकर प्रसाद, हरिऔध, या रामनरेश त्रिपाठी, या मैथिली शरण गुप्त। आप लोग हरिऔध जी का पूरा नाम बताने की वो कमेंट में आप लोग जरूर बताएं कि यह हरिऔध जी का पूरा नाम क्या है। ठीक, यहाँ पे आप लोग बताएंगे। और यहाँ पे प्रिय प्रवास जो है ये किसकी रचना है, तो प्रिय प्रवास हरिऔध जी की रचना है। और इनका पूरा नाम क्या हो जाएगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय। और वही बात करते हैं, घोड़ा दौड़ रहा है, घोड़ा दौड़ रहा है, इस वाक्य में किस काल का है, बताइए यह वाक्य किस काल का है। अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, या फिर सामान्य वर्तमान काल, या अपूर्ण वर्तमान काल। तो घोड़ा दौड़ रहा है, यहाँ पे हो जाएगा। जैसे कि अगर हम बात करें इसकी अपूर्ण भूतकाल, तो भूतकाल का मतलब होता है कि बीते हुए समय में जो कार्य होता है उसे हम क्या कहेंगे, भूतकाल। और वर्तमान काल, वर्तमान काल मतलब जो वर्तमान में काम हो रहा है, जो वर्तमान में क्रिया की जा रही है। तो यहाँ पे अपूर्ण, अपूर्ण में क्या रहेगा, जैसे कि राम जा रहा था, यह क्या हो जाएगा, यह अपूर्ण भूतकाल। जैसे कि जो भूतकाल में काम पूरा नहीं हुआ, काम का अगर जारी होना हो तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, अपूर्ण भूतकाल। और बात करते हैं पूर्ण भूतकाल की, तो जो बीते हुए समय में काम पूरा हो चुका, जैसे राम ने खाना खा लिया था, वह बाजार जा चुका था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भूतकाल हो जाएगा। तब अगर सामान्य वर्तमान काल की बात करें, जैसे कि वह विद्यालय जाता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, यह सामान्य वर्तमान काल। और अपूर्ण वर्तमान काल, जैसे रहा था, अरे रहा है, रही है, रहे हैं, जिस वाक्य में आए और वर्तमान काल में अगर काम का जारी रहने का बोध हो तो वह हो जाएगा अपूर्ण वर्तमान काल। यहाँ पे क्या है, घोड़ा दौड़ रहा है, वर्तमान समय में काम का क्रिया का जारी रहना हो रहा है, जैसे दौड़ रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा अपूर्ण वर्तमान काल। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, हंसना, हंसना किस प्रकार की क्रिया है। हंसना किस प्रकार की क्रिया है, सकर्मक, कृतवाच्य, अकर्मक, भाववाचक। तो यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन तो पहले ही गलत हो जाएंगे, कृतवाच्य और भाववाचक।
और हंसना किस प्रकार की क्रिया है, तो यहाँ पे सकर्मक है कि अकर्मक। अब जैसे हम सकर्मक की बात कर लें तो सकर्मक क्रिया वे क्रिया होती हैं जिनमें कर्म होते हैं। जैसे अब हम कैसे पता चलेगा कि उसमें वो कर्म है या नहीं, तो हम कभी भी क्रिया के आगे क्या लगा के देख सकते हैं कि वह सकर्मक क्रिया है या फिर अकर्मक क्रिया। जैसे खाना, जैसे अब हम कहते हैं कि पानी पीना, तो जैसे हम क्या पीते हैं, अगर वह पीता है तो वह क्या पीता है, तो फिर हम लोग क्या लगा के चेक कर सकते हैं। अगर जवाब हमें मिलेगा तो वह सकर्मक क्रिया हो जाएगी, और अगर जवाब नहीं मिलेगा तो वह क्या हो जाएगी, अकर्मक क्रिया। जैसे वह हंस रहा है, तो वह क्या हंस रहा है, हमें कोई जवाब नहीं मिल रहा है, तो वह क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब होने वाला है अकर्मक क्रिया। ठीक ना मेरे भाई। और जैसे हम करें सकर्मक क्रिया की बात करें, तो यहाँ पे हो जाएगा जैसे कि वह खा रहा है, तो वह क्या खा रहा है, खाना खा रहा है, मिठाई खा रहा है, हमें इससे जवाब मिल रहे हैं कि हाँ वह क्या खा रहा है। ठीक ना। और ऐसे प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। फिर यहाँ पे दिया है भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई है ध्वनि, वर्ड, शब्द, वाक्य। बताइए इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा सही जवाब हो जाएगा। जैसे भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, और वहीं अगर हम लोग बात की करें कि भाषा की सबसे छोटी इकाई की, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे हमेशा वर्ड सही होता है। वर्ड, वर्ड या अक्षर हम लोग उससे कह सकते हैं। और फिर उसके बाद अगर बात की जाए कि वर्णमाला किसे कहते हैं, तो वर्डों के समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। और बात की जाए शब्द की, तो शब्द किसे कहते हैं, तो शब्द कहते हैं कि वर्डों के सार्थक समूह को हम लोग क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। और वाक्य, शब्दों के सार्थक समूह को हम लोग क्या कहते हैं, वाक्य। अगर आप लोग, बहुत लोग बताते हैं कि वर्डों के समूह को शब्द कहते हैं या वाक्य, शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं, वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सार्थक समूह हमें लिखना जरूरी है। जैसे अगर हम लोग वर्ड को जैसे हम लिख दें लिखना, यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं लिखना की। और लिखना को अगर हम, लिखना से हमें क्या अर्थ, अर्थ जो है स्पष्ट समझ में आ रहा है। और अभी उनके वर्डों को हम लोग अगर इधर उधर करके फिर लिख दें, तो हमें उस वर्ड की अर्थ ही नहीं समझ में आएगा कि ये लिखा क्या है। और फिर चलिए देखिए इस पे आते हैं, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्वनि हो जाएगा। ठीक ना मेरे भाई, यहाँ पे ध्वनि हो जाएगा। और वहीं बात की जाए इसकी भाषा की सबसे छोटी इकाई, अगर बात करें मौखिक, अगर यह नहीं लगाया रहेगा तो आप लोग क्या करोगे, तब वहाँ पे हो जाएगा वर्ड हो जाएगा। ठीक। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पे किस शब्द में प्रत्यय प्रयुक्त नहीं है, आप लोग नहीं है पे थोड़ा ज़्यादा यहाँ पे रुक जाइए, हम इसे हाईलाइट कर देते हैं। आप लोग हमेशा इसको ध्यान में देख के ही फिर करेंगे। ठीक। यहाँ पे जल्दी से बताइए कि किस शब्द में प्रत्यय प्रयुक्त नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लोगों। यह लोग से बना है। ठीक। यह किससे बना है, यह लोग से बना है। यहाँ पे लोग में कौन सा प्रत्यय लगा है, लोग में ओ की प्रत्यय लगा है। फिर यहाँ पे विद्यार्थी, विद्या धन अर्थी, यह विद्यार्थी बना है। भारती, भारत से ई प्रत्यय लग के यहाँ पे क्या बना है, भारती बना है। लेकिन बात की जाए अगर पीढ़ी की, तो पीढ़ी एक मूल शब्द है। ठीक। यह हमारा सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे दिया कबीर किस भक्ति शाखा से संबंधित थे। बताइए कबीर किस भक्ति शाखा से संबंधित है। भक्ति काल दोस्तों दो शाखाओं में विभक्त था। कौन कौन सा, तो एक हो जाता है सगुण, सगुण और एक निर्गुण। सगुण भक्ति शाखा और निर्गुण भक्ति शाखा। निर्गुण भक्ति शाखा से कौन से आ जाएंगे, तो कबीरदास जी आ जाएंगे। और इसमें सगुण भक्ति में कौन आएंगे, तो तुलसीदास, सूरदास, ये लोग किस में आ जाएंगे, सगुण भक्ति में। तो यहाँ कबीर की बात की है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, यहाँ पे सही हम टिक लगाएंगे निर्गुण भक्ति को। ठीक। चलिए फिर आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 11, 12, 13, 14। जल्दी से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा। तो दोहा के प्रथम चरण में यहाँ पे 13 मात्राएं हो जाएंगी। और यही बात करें दोहा की प्रथम और दोहा की प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं होती हैं। और बात करें दूसरी और चौथी चरण की, तो वहाँ पे कितने होते हैं, वहाँ पे 11 पाए जाते हैं। और सोरठा जो होता है, सोरठा छंद इस दोहे का बिल्कुल उल्टा होता है। ठीक।
चलिए हम लोग रोज एक एक सभी टॉपिक से एक एक सभी अध्यायों से एक एक प्रश्न उठाएंगे। और दोस्तों यह एक महीने जाते जाते हमारी सारी हिंदी का रिवीजन हो जाएगा। अगर आप लोग कहीं थियरी भी पढ़ रहे होंगे तो ये नहीं कि हम पहले पूरा थियरी ख़त्म कर देंगे फिर उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे, तो ऐसा कभी भी नहीं। एक तरफ से आप लोग थियरी पढ़ते जाओगे और दूसरी तरफ आप लोग भूलते जाओगे, तो ऐसा हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना है। और हम इसी मतलब थियरी के साथ साथ ही रिवीजन भी करेंगे तो हमारा बहुत जल्दी और बहुत दिन तक हमें ये याद रहता है, ठीक ना। तो हमें रिवीजन साथ साथ करना चाहिए। जैसे 15वां प्रश्न दिया है, जो मुश्किल से प्राप्त हो उसका एक शब्द है। अलभ्य, सुलभ, दुर्लभ या अल्पज्ञ। तो बात कर लेते हैं अलभ्य की। अलभ्य जो प्राप्त न हो सके उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं अलभ्य। सुलभ की बात करें, जो हमें आसानी से मिल जाए उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं सुलभ। और फिर उसके बाद अल्पज्ञ। अल्पज्ञ में क्या होता है, अल्प मतलब होता है कम, अज्ञ मतलब जानने वाला। जो कम जानने वाला होता है आप लोग उसे क्या कह लेंगे, उसे अल्पज्ञ कह लेंगे। अगर आप लोग वर्डों को तोड़ तोड़ के अगर देखेंगे तो वह हमें समझ में आ जाता है और हमें उसे रटने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि हम बचपन से ही रटते आ रहे हैं। पर्यायवाची, विलोम, ये सब रटने नहीं समझने की चीज़ है। समानार्थी शब्द और जो भी ये वाक्यों से बने एक शब्द, यह सभी किस क्या ये सब सभी समझने की बात करते हैं। और हम आपको रोज एक एक प्रश्न के थ्रू हम लोग समझाते हुए आप लोगों को चलेंगे, ठीक ना। यहाँ पे जो मुश्किल से प्राप्त हो, बताइए जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे हम लोग क्या कहेंगे। तो यह हो जाएगा, जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं दुर्लभ। उसे हम लोग क्या कह लेंगे, दुर्लभ, ठीक। चलिए अगला प्रश्न दिया है, जूते का पर्यायवाची शब्द है। पादत्राण, पादप, चरण, चरण कमल। तो चरण मीन्स क्या होता है, चरण मीन्स हो जाएगा पैर, चरण मीन्स पैर हो जाएगा। चरण कमल मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे चरण कमल मीन्स हो जाएगा कि कमल के समान चरण, ठीक। यहाँ पे पादप, पादप पौधों उधों को कहते हैं और पेड़ पौधों को। फिर यहाँ पे पादत्राण, पादत्राण मीन्स क्या होता है, ये पादत्राण किसका पर्यायवाची है, पादत्राण जूते की पर्यायवाची है। हम बात कर लें चर्म पादुका, ये सब किसके होते हैं, यह पर्यायवाची इसके होते हैं, जूते के। चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। मोहन के द्वारा पत्र लिखा गया, इसमें कौन सा वाच्य है। दोस्तों यह सभी प्रश्न जो है यह कभी न कभी विगत परीक्षाओं में, किसी भी परीक्षाओं में यह आए हुए प्रश्न रहेंगे, ठीक ना। इसी के आधार पर 90% प्रश्न जो है आयोग उठाता है, सभी विगत परीक्षाओं से ही उठाता है। या तो वह वीडियो में आए या फिर लेखपाली में आए या यूपीएसआई में आए। अभी यूपीपी जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी बहुत सारे प्रश्न विगत परीक्षाओं से ही थे। तो चलिए हम लोग उसी को हम लोग ध्यान में रखते हुए हम लोग इस प्रैक्टिस सेट को बनाएंगे, ठीक ना। और यहाँ पे क्या दिया है कि मोहन के द्वारा पत्र लिखा गया, इसमें कौन सा वाच्य है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या बी व सी दोनों। तो बात करते हैं कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, जो क्रिया होती है वह कर्ता के अनुसार आती है। जैसे राम खाता है, हम यह नहीं कह सकते हैं कि राम खाती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहेंगे। सीता, सीता खाती है, तो यहाँ पे किसकी, यहाँ पे कर्ता की जो राम और सीता क्या है, कर्ता है, और उनकी प्रधानता उन्हीं के अनुसार यहाँ पे खाता या खाती आ रहा है। जैसे हम बात कर ले मोहन पढ़ता है, हम मोहन के साथ पढ़ती है नहीं लगाएंगे, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे तब वहाँ पे कर्तृवाच्य होता है। अगर हम बात कर लें कर्मवाच्य की, तो यहाँ पे कर्म की प्रधानता होती है। कर्म की प्रधानता जैसे किताब फट गई, किताब फट गई, हम राम ने किताब को पढ़ लिया, ऐसे कहते हैं राम ने किताब को पढ़ लिया, यहाँ पे कर्तृवाच्य। लेकिन कर्मवाच्य किताब फट गई, क्योंकि किताब जो है वह स्त्रीलिंग, और ये इसी के अनुसार कर्म में वो क्रिया आती है, ठीक ना। और तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है कि मोहन के द्वारा पत्र लिखा गया, यहाँ पे किसकी प्रधानता है, यहाँ पे पत्र की प्रधानता है। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य। और बात कर लेते हैं इसकी भाववाची की। तो भाववाची जहाँ पे भाव की प्रधानता होती है वहाँ पे न तो कर्तृवाच्य होता है और न ही कर्मवाच्य, ठीक ना। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे तिथि। तिथि शब्द का बहुवचन क्या है। तिथियों,
या फिर तिथियां या तिथियों या फिर तिथियों? जल्दी से आप लोग बताइए, ऑप्शन ए बी सी डी कौन सा सही जवाब। और दोस्तों इसमें आप लोग ये कमेंट में आप लोग प्रश्नों के साथ जवाब दीजिए, ऐसे नहीं समझ में आता है कि नहीं आप लोग किस प्रश्न का जवाब दे रहे हो, ठीक ना। ए बी सी करते हुए चलते रहते हो। तो यहाँ पे जैसे अब यहाँ पे प्रश्न नंबर 18 है, तो यहाँ पे आप लोग 18 का बी करके बताइए, ठीक। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा तिथियां, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। फिर चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे ईश्वर का समानार्थी शब्द है जगदीश, आदमी, जीव या समाज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा सही जवाब रहने वाला है जगदीश। यहाँ पे जगदीश सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, जल्दी किस प्रकार का शब्द है, विशेषण या फिर क्रिया है या क्रिया विशेषण या सर्वनाम? तो विशेषण क्या होता है, विशेषण जो किसी शब्द की संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम लोग विशेषण कहते हैं। और वही बात कर लें क्रिया, तो जहाँ पे काम का होना पाया जाता है वहाँ पे क्रिया होता है। और क्रिया विशेषण जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण। और सर्वनाम संज्ञा के स्थान पे प्रयोग होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पे जल्दी, जल्दी क्या आप लोग जल्दी आदमी लगा सकते हो, संज्ञा के साथ लगा सकते हो जल्दी, या फिर सर्वनाम के साथ, जैसे वह जल्दी नहीं लगाओगे। क्यों, क्योंकि उसके यह विशेषण नहीं है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा क्रिया विशेषण। जैसे अब यहाँ पे क्रिया विशेषण कैसे हो जाएगा, क्रिया की विशेषता कैसे बताता है, जैसे वह दौड़ता है, दौड़ना क्या है, क्रिया। लेकिन वह तेज दौड़ता है, तो तेज क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण। जैसे वह आ रहा है, तो आ रहा है क्या है, इसमें क्रिया है, लेकिन वह जल्दी आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जल्दी। जल्दी शब्द जो है क्रिया विशेषण हो जाएगा। बादल घिर आए और बारिश होने लगी, यह बताइए कौन सा वाक्य है। जल आप लोग बताइए। यहाँ पे देखिए, यह जो है बादल घिर गए, घिर आए, यह एक स्वतंत्र वाक्य है। और दूसरा वाक्य है बारिश होने लगी, और इसे जो जोड़ने का काम कर रहा है, यहाँ पे संयोजक का जो कार्य कर रहा है वह क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा और, ठीक, वह और हो जाएगा। तो यहाँ पे और के द्वारा अगर जो भी दो वाक्य, जो दो प्रधान वाक्य अगर आपस में जोड़ते हैं तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे हो जाएगा अपना सही जवाब संयुक्त, संयुक्त वाक्य हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न दिया है, मूल रसों की संख्या कितनी है, 6, 9, 10, 11। अब मेरे भाई बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे कि 9 और 11 हम तो दोनों देखे, मतलब देखते हैं, देखने को मिलता है बहुत सारी किताबों में भी। तो यहाँ पे इसीलिए हम ऐसा प्रश्न लाए हैं कि आपके सारे डाउट को हम लोग बिल्कुल ख़त्म करेंगे। जैसे मूल रसों की संख्या, तो मूल रस अगर यहाँ पे दिया रहेगा कि मूल रस, ठीक, मूल रस दिया रहेगा तो आप लोग किसके साथ जाओगे, तब आप लोग 9 के साथ जाओगे। और यही बात करें कि अगर रसों की संख्या, कुल रसों की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे तब 11 हो जाएगा, ठीक, तब यहाँ पे 11 हो जाएगा। लेकिन दिया क्या है यहाँ पे दिया है कि मूल रस, यहाँ पे मूल रस दिया है। तो मूल रसों की संख्या कितनी होती है, मूल रसों की संख्या हमेशा 9। आप लोग अब कभी भी अगर दोनों ऑप्शन में रहे फिर भी आप लोग 9 के साथ जाओगे। अगर यही दोनों ऑप्शन रहता है, जैसे 9 और 11 दोनों ऑप्शन रहता, लेकिन प्रश्न में दिया रहता कि रसों की कुल संख्या कितनी है, तब आप लोग क्या लगाते, तब 9 होते हुए भी आप लोग 11 को टिक करते। चलिए अगला प्रश्न दिया है, सूरदास किसके उपासक थे। जल्दी से बताइए आप लोग कि सूरदास जो हैं किसके उपासक थे, राम, कृष्ण, शिव या ब्रह्मा। तो सूरदास की जो सारी रचनाएं मिलती हैं वह किनके बारे में मिलती हैं, वह कृष्ण भगवान के बारे में मिलती हैं। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, कृष्ण भगवान, ठीक। यहाँ पे सूरदास किसके उपासक थे, कृष्ण के। बात की जाए अगर कबीर की, तो कबीरदास जी किसके उपासक थे, वह किसी के भी उपासक नहीं थे, वह निर्गुण शाखा के कवि थे। और राम के उपासक तब कौन थे, तो राम के उपासक तुलसीदास जी थे, ठीक ना। चलिए आगे हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे तुलसीदास ने रामचरितमानस किस भाषा में लिखा, तुलसीदास ने रामचरितमानस किस भाषा में लिखा, संस्कृत में, ब्रज में, अवधी में या हिंदी में। तो तुलसीदास जी जो हैं वो अधिकतर अपनी भाषाओं, अपनी वो रचनाओं की भाषा जो लिखे हैं वह क्या है, वह है अवधी, ठीक।
अपना सही जवाब अवधि हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं सरस्वती किसकी देवी है। धन की धन की देवी कौन है बताइए। धन की देवी है लक्ष्मी, यहाँ पे लक्ष्मी माँ हो जाएंगी। और फिर उसके बाद बात करते हैं शक्ति। शक्ति की जो देवी है वो कौन है, वो हो जाएंगी दुर्गा माँ। और विद्या की जो देवी है वह अपनी माँ हो जाएंगी कौन, सरस्वती माँ। ठीक, चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे बेचारा, बेचारा शब्द में कौन सा उपसर्ग है। अच्छा आप लोग बे यहाँ पे अ से जो अ उपसर्ग से जो शब्द बनते हैं, आप लोग प्लीज दो दो शब्द सभी उपसर्गों से, यहाँ पे जो चारों उपसर्ग दिए हैं आप लोग दो दो वर्ड बताने का प्रयास करेंगे कमेंट में। और जैसे यहाँ पे दिया है कि अ से क्या हो जाएगा, जैसे हम कह दें असुविधा। फिर हम लोग कह दें कि अ से और क्या होता है, अ जैसे हम लोग कह दें कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, अमर। ऐसे ही आप लोग जैसे मर और उसमें अ उपसर्ग लग गया तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, अमर। फिर यहाँ पे जैसे जो ज्ञात होता है उसमें अगर हम लोग अ लगा दिए तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, अज्ञात। ठीक, उसी तरह आप लोग भी दो दो वर्ड अलग अलग, आप लोग सभी लोग अलग अलग वर्ड को कमेंट में करें। ठीक, और यहीं पे बे से क्या हो जाएगा, बेशुमार, बेपनाह, बेखबर। ये सब किससे बनेंगे, ये सब बन जाएंगे बेवजह, ये सब बनेंगे बे उपसर्ग से। प्रति से क्या बनेगा, प्रत्येक, प्रत्युत्तर, प्रतिघात, ये सब किससे बनेंगे, ये सब प्रति उपसर्ग से बनेंगे। उप से कौन बनेंगे, तो उप से हो जाएगा हमारा जैसे उप जिलाधिकारी, उपखंड, उप शाखा और उपवर्ग। हम लोग बहुत सारे वर्ड जो है उप ऐसे उप उपसर्ग से बना सकते हैं। तो हमारा यहाँ पे बे, देखिए चारा के साथ यहाँ पे क्या लगा है, बे, बे उपसर्ग लगा है, तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा बे, सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। मित्र, यहाँ पे शत्रु का विलोम है मित्र, आंगतुक या पड़ोसी या दिशाहीन। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा मित्र, यहाँ पे मित्र सही जवाब हो जाएगा। ठीक, चलिए किस कवि को भारत भूषण की संज्ञा मिली है। आप लोग कमेंट बताइए कि किस कवि को भारत भूषण की संज्ञा मिली है। तो यहाँ पे कौन हो जाएंगे, यहाँ पे मैथिली शरण गुप्त जी। ठीक ना, चलिए आगे देखते हैं। किसे नाटक सम्राट कहा जाता है, भवभूति या कालिदास या जयशंकर प्रसाद या भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो यहाँ पे जो नाटक के सम्राट के नाम से जाने जाते हैं उन्हें हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो जयशंकर प्रसाद जी। अगला प्रश्न दिया है, कमल का पर्यायवाची है सरोज या पुष्प या जल या सूर्य। तो बताइए यहाँ पे कमल के पर्यायवाची कौन कौन से हैं। ये तो आप लोग बचपन में ही याद किए होंगे कि जैसे कमल का हो गया, जैसे पंकज हम लोग कह लें पंकज, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पंकज। अब पंकज का अर्थ कैसे हम लोग जानेंगे कि यहाँ पे पंकज क्यों होता है। तो पंकज होता है, पंक मतलब क्या होता है, पंक मीन्स कीचड़ होता है, और ज मीन्स जन्म लेने वाला। तो जो जो जन्मा हुआ, तो यहाँ पे जो कीचड़ में जन्मा हुआ उसे क्या कहते हैं, कमल कहते हैं। जैसे हम लोग बात करें पंकज, नीरज जो पानी में जन्म लिया हो, फिर अम्बुज, पंकज, नीरज, अंबुज, जितने भी पानी के जो पर्यायवाची होते हैं उसके अंत में अगर आप लोग ज वर्ड को लगा दोगे तो वह क्या हो जाएगा, वह हमेशा हो जाएगा इसका कमल का पर्यायवाची। ठीक ना। और जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सरोज, सरोज ये भी क्या हो जाएगा, पंकज, नीरज, सरोज, अंबुज, फिर अरविंद, ये सब किसके हैं, ये सब कमल के पर्यायवाची हो जाएंगे। ठीक ना। और यह सुंदरता शब्द से ता क्या है, सुंदरता शब्द में ता क्या है, जल्दी से बताइए आप लोग। ता जो है, ता यह एक प्रत्यय है, सुंदर विशेषण है, और उसमें ता प्रत्यय जुड़ के यहाँ पे सुंदरता बनाया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सही जवाब, यहाँ पे हो जाएगा प्रत्यय। चलिए अगला प्रश्न, यहाँ पे हजार का तत्सम रूप है, हजार का तत्सम रूप है हजारी, सहस्त्र, सहस्त्रक या सहारी। जल्दी से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा सहस्त्र। और आप लोग जैसे आप लोग यहाँ पे बुक से या कहीं बैच से अगर पढ़ रहे हों तो प्लीज़
ये मत सोचिए कि नहीं, हाँ हमें इस प्रैक्टिस सेट से ही सारा कुछ याद हो जाएगा। प्रैक्टिस सेट आपकी जांच करने के लिए हम लोग लाते हैं कि आप लोग अपने आप को जांच सकते हैं कि नहीं, हाँ हमारी तैयारी कैसे चल रही है, ठीक ना। और प्रैक्टिस सेट से, लेकिन हाँ ये जो प्रैक्टिस सेट है, यह आपका बहुत सारा प्रश्न भी तैयार कराएगा, और आप लोग थोड़ा बुक से भी पढ़ते रहिएगा, ठीक ना। चलिए यहाँ पे देखिए, सूर्य पूर्व से निकलता है, सूर्य पूर्व से निकलता है, यह वाक्य है आज्ञावाचक, सत्यवाचक, प्रश्नवाचक या नकारात्मक। तो यहाँ पे क्या सही जवाब हो जाएगा? सत्यवाचक। जैसे पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, और फिर ये सूर्य पश्चिम में अस्त होता है, ये सब क्या है? ये सब सत्यवाचक हो जाएंगे। चलिए, सुहाग शब्द का तद्भव रूप है सुभाग, सुबह, सोगा या सवग। तो इसमें क्या सही जवाब हो जाएगा हमारा? यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, यहाँ पे सुभाग हो जाएगा, ठीक। यहाँ सुहाग का क्या हो जाएगा? तद्भव सुभाग हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्याकरण किसने लिखा है? पाणिनि, पतंजलि, कालिदास या वाल्मीकि। तो इसका सही जवाब है पाणिनि जी जो हैं, यह व्याकरण के क्या कहलाते हैं? ज्ञाता कहलाते हैं, इनके रचयिता, ठीक। फिर आगे देखते हैं, नभ का पर्यायवाची है आकाश, अनिल, पर्वत, जल। तो नभ का क्या हो जाएगा? नभ का हो जाता है, जैसे हम कहें आसमान, गगन, शून्य, अंबर, ये सब किसके हैं? ये सब नभ के हैं। आकाश, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे आकाश हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक। फिर चलिए हम लोग आगे नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे नील का विलोम है, जल्दी से आप लोग राइट आंसर कमेंट कीजिए कि नील आंसर क्या है, नील का आंसर यहाँ पे विलोम क्या हो जाएगा? अपोजिट वर्ड। नील का जो अपोजिट वर्ड होता है वह क्या होता है? उल्टा विलोम, जो भी हम कह लें, यह होता है श्वेत, ठीक ना। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, यहाँ पे किस अलंकार में जैसे समान सदृश का प्रयोग होता है? तो हम बात कर लेते हैं उपमा की। जहाँ उपमेय जहाँ उपमेय में उपमा की तुलना की जाए, वहाँ पे क्या होता है? उपमा अलंकार होता है, ठीक। वहीं बात कर लें रूपक की, तो रूपक जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो, वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे रूपक। और उत्प्रेक्षा का हम कैसे उत्प्रेक्षा को पहचानते हैं? तो यहाँ पे मानो, मन, मानो, मनहूँ, जानो, जनहूँ, ये सब वर्ड जो किस में होते हैं? ये सब उत्प्रेक्षा में होते हैं। हमारा सही जवाब हो जाएगा उपमा। उपमा अलंकार हमारा सही जवाब रहने वाला है। राइट आंसर उपमा हो जाएगा। यहाँ पे कहाँ कौन सा शब्द है बताइए? संज्ञा, विशेषण, अवयव या भाववाचक। तो संज्ञा कौन सी? संज्ञा किसी चीज के नाम होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? संज्ञा। विशेषण, संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता। क्या विशेषता? अरे कहाँ की विशेषता बता रहा है? नहीं। भाववाचक, भाववाचक जिससे हमें भाव का मतलब बोध हो। यहाँ पे अवयव हो जाएगा, जिसमें कहाँ में जैसे देखिए कोई विकार नहीं हो सकता है, कहाँ में कोई चेंजेस नहीं हो सकता है, ये लिंग, वचन, कारक के द्वारा इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, तो यह क्या कहलाएगा? यह अवयव कहलाएगा, ठीक। निम्नलिखित शब्दों में प्रेरणार्थक क्रिया है लिखना, पढ़ना, दिलवाना या मांगना। तो लिखना जो है, यह क्या हो जाएगा? लिखना एक क्रिया, साधारण क्रिया हो जाएगी। पढ़ना, मांगना, ये सब क्या हो जाएंगी? ये सब साधारण क्रिया। लेकिन दिलवाना जो है, यह एक क्या हो जाएगा? यह प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा, ठीक। और फिर चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें क्या होता है? जैसे इसमें हो गया देखिए दिलवाना, जैसे खाना बनवाना हो जाएगा, पढ़वाना हो जाएगा, ये सब किस में आते हैं? प्रेरणार्थक। प्रेरणार्थक की यहाँ पे परिभाषा क्या होती है? तो इसमें मतलब जो कर्ता कार्य खुद न करके किसी दूसरे से या किसी अन्य से करवाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उस क्रिया को हम लोग प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं जी। मतलब इसमें किसी को प्रेरित किया जाता है काम करने के लिए। यहाँ पे देखिए, लिखना किस प्रकार की क्रिया है? तो यह आप लोगों का होमवर्क रहने वाला है, इसका आप लोग कमेंट में ज़रूर जवाब देंगे, ठीक ना। और यहाँ पे जैसे लिखना किस प्रकार की क्रिया है, सकर्मक, अकर्मक या सहायक, विशेषण, तो आप लोग इसमें क्या लगा के पता कर सकते हैं कि यह किस प्रकार की क्रिया है, ठीक। और दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यह प्रैक्टिस सेट आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी होगी तो आप लोग उसे
जताने की, दर्शाने की प्रयास करेंगे। और हम इसे कैसे जता सकते हैं, तो हम लाइक का बटन दबा के हम लोग बता सकते हैं कि हाँ यह हमें पसंद आई है, ठीक ना। और अगर वीडियो पे जो भी मेरे साथी अगर नए हों तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यह प्रैक्टिस सेट निरंतर हर रोज़ चलने वाली है, ये नहीं कि ये 10 या 100 50 इतना प्रैक्टिस सेट है कि 50 दिन में फिर उसके बाद ख़त्म हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यह हमेशा चलने वाली प्रैक्टिस सेट है। आप लोग तैयारी करके चले जाओगे, फिर नए बच्चे आएंगे वो भी तैयारी करेंगे। अब यह 10 बजे मतलब हर रोज़ 10 बजे से यह लाइव शुरू होने वाली है। और इसी के साथ हम अलविदा लेते हैं और मिलते हैं कल अगले वीडियो में, ठीक ना। जय हिंद।